ओके, तो हमने यहां तक अभी स्टडी कर लिया था कि रदरफोर्ड ने इस बात पे ध्यान दिया कि 180 डिग्री पर एक पार्टिकल आता है, या आप बोल सकते हैं कि जो वन अल्फा पार्टिकल है वो रीबाउंड होता है। रीबाउंड होता है मतलब कि अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जाता है, वापस चला जाता है। ओके, अब इन सब चीजों को रदरफोर्ड ने एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आप भी देखिए वो डायग्राम कि हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, ओके, तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग एक इस तरह का डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग न्यूक्लियस दिखाएंगे। ये न्यूक्लियस है जिसमें 79 प्रोटॉन्स होंगे। देखो न्यूट्रॉन्स अभी नहीं दिखाएंगे हम, न्यूट्रॉन्स अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। 1932 में, ये 11 में है, 32 लगभग 20 साल के बाद, इसके इस एक्सपेरिमेंट के लगभग 20 इयर्स के बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के समय पर सिर्फ न्यूट्रॉन, इस एक्सपेरिमेंट के समय पर न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता था। तो यहां पर ये प्रोटॉन्स हैं और ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर है। ये कौन सा एटम है? तो आंसर है गोल्ड। ये गोल्ड एटम है जिसमें 79 प्रोटॉन्स हैं और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से इसको इरेज करते हैं। सेवेंटी नाइन प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये इसका पूरा एटम। तो ये एक एटम है। ओके, सेकंड एटम हम लोग यहां बनाते हैं। ये एटम्स के बीच में कुछ गैप्स होंगे, ये एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को दिखा रहे हैं। यहां पर भी ये इसका न्यूक्लियस है, 79 प्रोटॉन्स। अब अल्फा पार्टिकल्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। देखिए, सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल मैं यहां से बनाता हूं। ये अल्फा पार्टिकल आया, ये अल्फा पार्टिकल कैसा पास होगा? स्ट्रेट। ये जो अल्फा पार्टिकल होगा ये कैसा जाएगा? ये स्ट्रेट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो न्यूक्लियस है, ये 79 प्रोटॉन, ये 79 प्रोटॉन, इन प्रोटॉन से काफी दूरी से, काफी डिस्टेंस से ये जा रहा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियस के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल वो है जिसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इस तरह से 2 प्रोटॉन्स होंगे। ये अल्फा पार्टिकल है जिसमें 2 प्रोटॉन है। तो ये जो 2 प्रोटॉन है ऐसा स्ट्रेट चले जाते हैं हाई वेलोसिटी से, इसका न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो इसीलिए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, जो इन ब्लैंक स्पेसेस से जा रहे हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो छोटे एंगल पर, स्मॉल एंगल पर स्कैटर होते हैं, वो ये वाले होंगे। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल यहां पर आता है, इस न्यूक्लियस की रेंज में आता है, तो न्यूक्लियस के कारण इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा। देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां पर आता है, रिपल्शन फोर्स के कारण ये इस डायरेक्शन में चला जाता है, 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पाथ से। सो दिस इज द सेकेंड अल्फा पार्टिकल। थर्ड अल्फा पार्टिकल, ये थर्ड अल्फा पार्टिकल हम लोग बनाते हैं। जो थर्ड अल्फा पार्टिकल है वो यहां पर आया, इस जगह पर आने के बाद उसका डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ, 45 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। नेक्स्ट, फोर्थ अल्फा पार्टिकल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, नाउ फोर्थ। जो फोर्थ अल्फा पार्टिकल होगा वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में से आएगा। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में से आएगा और कितने डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा? तो आंसर है 90 डिग्री पर। अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री पर डिफ्लेक्ट होगा? 90 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये अल्फा पार्टिकल आता है और ये इस डायरेक्शन में ऐसा चला जाता है। यहां से भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। ये 79 प्रोटॉन इसके रास्ते में अगर आएंगे तो यहां से भी डिफ्लेक्शन होकर के उधर जा सकता है फिर ये। एनीवेज, हम तो यहां का डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं कि इस न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से। ओके, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल है, फिफ्थ अल्फा पार्टिकल, देखिए ये वाला अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहां पर आएगा क्या होगा? ऐसा आएगा, यहां पर आकर के रुक जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वर्क एनर्जी में आपने स्टडी किया इसको।
तो ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, रिपल्शन फोर्स के कारण ये यहाँ पर रुक जाएगा, रिपल्शन फोर्स के कारण यहाँ पर रुक जाएगा और रुकने के बाद वापस किस तरफ चला जाएगा, अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जाएगा, मतलब कि रीबाउंड हो जाएगा। तो फिफ्थ अल्फा पार्टिकल वो अल्फा पार्टिकल है जो यहां पर आया, रिपल्शन फोर्स के कारण रुका और वापस पीछे की तरफ चला गया। रिपल्शन फोर्स इतना बढ़ गया कि उसने उस पार्टिकल को यहां पर ला करके रोक दिया, रोकने के बाद उस रिपल्शन फोर्स के कारण फिर से ये इससे दूर जाना शुरू हो गया। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट हुई और ये वापस चला गया। तो यही वो पार्टिकल है जो रीबाउंड हो रहा है, जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल, सिक्स्थ अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल यहां पर आया, ये न्यूक्लियस भी इसके रास्ते में आ रहा था, डिफ्लेक्शन हुआ और ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये सिक्स्थ अल्फा पार्टिकल है। सेवंथ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास में से जा रहा था वो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गया, सेवंथ। नेक्स्ट जो थोड़ा दूर से जा रहा था वो कम एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री, ये एट्थ अल्फा पार्टिकल। और यहां से जो जा रहा है वो स्ट्रेट पास होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस का भी इसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, इस न्यूक्लियस का भी इसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये न्यूक्लियस के इंटरेक्शन नहीं होंगे इनके साथ में, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं आ रहे हैं, तो ये नाइन्थ अल्फा पार्टिकल भी स्ट्रेट पास हो जाएगा। और थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था कि सब जगह पर क्या होना चाहिए, सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर पूरे एटम के अंदर ये जो स्फेयर था, सॉलिड स्फेयर था, इसमें सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होना चाहिए था? ये वाला अल्फा पार्टिकल आता, यहां पर रुकता वापस चला जाता, ये आता रुकता वापस चला जाता, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज मिलकर के क्या करता, इन प्रोटॉन्स को रिपेल करता। तो सारे अल्फा पार्टिकल वापस आने चाहिए थे ना, सीधे क्यों जा रहे हैं, स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एटम के अंदर सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ एक जगह से पार्टिकल वापस आ रहे हैं, सिर्फ एक जगह से पार्टिकल वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ एक ही प्लेस पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है। बाकी अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। ये अलग अलग एंगल्स पर क्या हो रहे थे, स्कैटर हो रहे थे इस तरह से। कोलाइड तो कर ही नहीं सकते। ये डायग्राम है। तो रिजल्ट आपके सामने, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला आपको ये पता लग चुका है कि थॉमसन का मॉडल गलत क्यों है। अब हम इसकी लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस, कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी। ऑब्जर्वेशंस आपके सामने है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट सफरिंग विदाउट एनी डेविएशन। उनमें कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, सीधा पास हो रहे हैं। वो क्यों पास हो रहे हैं वो हमारे रिजल्ट होंगे। ऑब्जर्वेशन से क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी ऑब्जर्वेशंस को लिखता हूं, फिर उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम लोग रिजल्ट्स को लिखेंगे, उन रिजल्ट्स के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चर बताएंगे क्या होगी। ओके ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट, most of the alpha particles pass straight. Second observation, some alpha particles scatter या deflect लिख सकते हैं, scatter at small angles. Some alpha particles scatter at small angles.
थर्ड 1 out of 12,000 particles, 1 out of 12,000 alpha particles return back या retrace its path, ये भी लिख सकते हैं, appeared to be rebound. रीबाउंड का मतलब होता है अपने रास्ते पे वापस चले आना. ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ये ऑब्जर्वेशंस होंगी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पर स्कैटर हुए, और 12,000 में से 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो रीबाउंड हुआ, मतलब उसने अपने पाथ को रीट्रेस किया. ओके, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हम क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट्स लिख सकते हैं. तो इसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस लिखो या रिजल्ट लिखो, तो ये तो ऑब्जर्वेशंस है, रिजल्ट अभी मैं लिखूंगा. रिजल्ट क्या होंगे? इसके बेस पर ही तो रिजल्ट लिखे जाएंगे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों जा रहे हैं? क्या कारण बताओगे इसका? हम लोग इसका रीजन देंगे. मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एन एटम. एक एटम के अंदर ज्यादातर जगह तो खाली होती है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रहते हैं. तो इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, क्योंकि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस तो क्या था? खाली था, एम्प्टी था. तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर अब हम लिखते हैं इनके रिजल्ट्स को कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. देखिए, फर्स्ट रिजल्ट हम लोग इसी के बारे में लिखेंगे कि ज्यादातर जो स्पेस होगा वो खाली होगा. इसी वजह से तो अल्फा पार्टिकल क्या आ रहे थे? सीधे जा रहे थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे. अच्छा, ये रिजल्ट किन के बेस पर है? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हैं ये रिजल्ट्स. मोस्ट ऑफ द स्पेस is empty in an atom. एक एटम के अंदर ज्यादातर जगह तो खाली होगी, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होगा. दूसरा रिजल्ट हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में. ऑल द पॉजिटिव चार्ज and the mass of the atom is concentrated at the center of the atom. All the positive charge and mass भी लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगह तो खाली है ना, सेंटर में ही है सब कुछ, और ऑर्बिट्स के अंदर है, तो ज्यादातर मास तो आपको कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास मैंने आपको बताया था 0.00055 यूनिट. ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास is concentrated at the center of the atom in a very small space. या इसको लिखना जरूरी नहीं है. All the positive charges and mass is concentrated at the center of the atom, which is called nucleus. Which is called nucleus. और ये भी लिख देते हैं कि ये कितना स्पेस लेता है. It occupies
A very little space in an atom. It occupies very little space in an atom. थर्ड पॉइंट, थर्ड रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑर्बिट्स के अंदर होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular orbits. In circular orbits. Okay. लास्ट पॉइंट सेम है जो थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे, सो दैट द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द टोटल नेगेटिव चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स the total negative charges and positive charges मतलब protons should be equal। जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। so that the atom as a whole is electrically neutral। is electrically neutral। लास्ट वाला तो सेम ही है, ये थॉमसन मॉडल में भी हमने लिखा था ये वाला पॉइंट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे क्योंकि एक एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस तो खाली है। दूसरा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास उसके सेंटर में है, और उस सेंटर को क्या बोला जाता है, उस सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये न्यूक्लियस एटम की बहुत कम जगह लेता है, एटम के अंदर बहुत कम स्पेस के अंदर आ जाता है ये न्यूक्लियस। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन, ये रिजल्ट कौन सी ऑब्जर्वेशन से मिला, ये रिजल्ट हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन से मिला कि एक पार्टिकल जो वापिस आ रहा था वो क्यों आ रहा था, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो सारा पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा रिपल्शन फोर्स लगाता है कि वो एक पार्टिकल वापिस आ जाता है। तो वापिस आ जाता है, और वो कहां पर है, वो बहुत ही छोटी जगह पर है, एटम के अंदर। अच्छा, इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऐसे करेंगे कि एटम का साइज अगर 1 है तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, उससे 1,00,000 गुना छोटा होगा, 1,00,000 टाइम्स लेस होगा, 10⁵ टाइम्स लेस होगा। ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हम लोग एक स्टेडियम में खड़े हैं, क्रिकेट का स्टेडियम है, उसके सेंटर में खड़े हैं, और उसके सेंटर में जो सुई की नोक होगी वो न्यूक्लियस होगा, जो निडल होगी उसकी जो टिप होगी वो न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस इतना छोटा है, और पूरा जो स्टेडियम है वो एटम है। तो आप देख लीजिए, अगर निडल की जो टिप होगी वो न्यूक्लियस है तो बाकी पूरा स्टेडियम तो खाली है। तो जब तक ऑर्बिट्स नहीं आती तब तक का स्पेस क्या है, तब तक का स्पेस खाली रहेगा। तो यहां पर ये न्यूक्लियस होगा एक टाइनी डॉट की तरह, बहुत छोटा होगा, अपने एटम से 1,00,000 गुना छोटा होगा। हम लोग एटम को ही नहीं देख सकते हैं, उससे 1,00,000 गुना छोटा कैसे देखेंगे। एटम का ही साइज क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, 10⁻⁻10 मीटर या इससे भी छोटा होता है। तो उसका साइज अगर 10⁻⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस का साइज होगा 10⁻⁻15 मीटर। ये भी मैं लिख करके बता देता हूं, एटम के जो साइज हैं वो कितने होते हैं, एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। देख लो, 10⁵ का डिफरेंस आ गया ना, 1,00,000 का डिफरेंस आ गया ना। देखो, ये -10 है, वो -15 है, तो वो 1,00,000 गुना और छोटा है।
ओके, तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम स्पेस के अंदर आ जाएगा, एटम के अंदर बहुत कम जगह लेगा वो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रहेंगे। कैसे? जैसा हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, हमारे सन और अर्थ का जो मॉडल है, सन सेंटर में है और अर्थ और बाकी प्लैनेट उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट्स के अंदर रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसके साथ भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, सर्कुलर मोशन ये भी कर सकते हैं। जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है, वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसके साथ बंधे रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे और वो सर्कुलर मोशन क्रिएट करेंगे। कैसा मोशन क्रिएट करेंगे? सर्कुलर मोशन क्रिएट करेंगे। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। और लास्ट वाला पॉइंट हमने पढ़ रखा है कि एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सो दैट द एटम एज ए होल का मतलब है कि एटम एक सिस्टम है, तो वो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसका मॉडल बनाते हैं। ये रहा मॉडल बना रखा है मैंने। ये क्या होगा? दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट्स में। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? दिस इज ऑर्बिट विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां रिवॉल्व करेंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशंस करेंगे। ओके, तो ये न्यूक्लियस दिखा दिया और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। एक ही दिखा देते हैं, ये वाला यहां लिख देते हैं, नेगेटिव दिखा दिया। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज न्यूक्लियस, ये सेंटर न्यूक्लियस, एम्प्टी स्पेस, फिर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवोल्यूशन करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। सो दिस इज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का ये मॉडल है, किसका? एटम का। तो एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट के पार्ट्स भी समझ आ गए, उसके डायग्राम को हमने समझ लिया कि डायग्राम के अंदर क्या क्या सिस्टम को, अरेंजमेंट को यूज किया गया। उसके बाद में क्या ऑब्जर्वेशंस थी? 3 ऑब्जर्वेशंस थी और इन 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पर 3 रिजल्ट थे। फोर्थ रिजल्ट तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए लिखा गया। मेन जो रिजल्ट है वो ये वाले हैं, दीज 3 रिजल्ट। 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 रिजल्ट है। फोर्थ रिजल्ट आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाला तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसके बाद आएंगी ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या ड्रॉबैक्स थी? रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी ड्रॉबैक? अच्छा, रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल बनाया इसमें भी तो कमी है। इन्होंने ये थोड़ी ना बताया कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब बढ़ेगी कब कम होगी, इसके बारे में भी ये नहीं बता पाए। तो हम इनके ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।